वो रात जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। 5 जून 1984, अमृतसर। रात धीरे धीरे शहर पर उतर चुकी थी। सड़कों पर सन्नाटा था। कई इलाकों में कर्फ्यू लागू था। संचार पर पाबंदियां थीं और बड़ी संख्या में सुरक्षा बल शहर के अलग अलग हिस्सों में तैनात किए जा चुके थे। श्री हरमंदिर साहिब परिसर के भीतर भी माहौल सामान्य नहीं था। कई दिनों से तनाव बढ़ रहा था। परिसर में श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं सरकार का कहना था कि परिसर के अंदर भारी हथियारों से लैस उग्रवादी भी डटे हुए हैं। कुछ ही घंटों बाद भारतीय सेना एक ऐसा अभियान शुरू करने वाली थी जिसे इतिहास ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से याद करता है। इस अभियान के बाद सैकड़ों लोग मारे गए, अकाल तख्त को भारी क्षति पहुंची, पूरे देश में गहरा आघात फैला और आने वाली घटनाओं ने भारत की राजनीति तथा पंजाब के इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हालात इतने बिगड़ चुके थे कि सेना भेजना सरकार की नजर में अपरिहार्य बन गया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें लगभग 6 साल पीछे जाना होगा। 1978, पंजाब। हरित क्रांति ने राज्य की अर्थव्यवस्था को बदला था, लेकिन उसके साथ नई सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियां भी सामने आई। पानी के बंटवारे, चंडीगढ़, राज्यों के अधिकार और धार्मिक पहचान जैसे मुद्दों पर बहस तेज होती जा रही थी। इसी दौरान दमदमी टकसाल के नए प्रमुख बने एक धार्मिक प्रचारक का नाम तेजी से लोगों के बीच फैलने लगा। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले। वे गांव-गांव जाकर सिख धार्मिक परंपराओं का पालन करने, नशे से दूर रहने और धार्मिक अनुशासन पर जोर देते थे। बड़ी संख्या में लोग उनके प्रवचनों से प्रभावित हुए। दूसरी ओर उनके आलोचकों का कहना था कि उनके भाषणों से समाज में तनाव बढ़ रहा था। 13 अप्रैल 1978, बैसाखी का दिन, अमृतसर में संत निरंकारी मिशन का एक सम्मेलन आयोजित था। स्थिति अचानक हिंसक हो गई। दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई, गोली चली, कई लोग मारे गए। इस घटना ने पूरे पंजाब को झकझोर दिया। यहीं से तनाव का एक नया दौर शुरू हुआ। इसके बाद भिंडरांवाले की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। उनके समर्थक उन्हें सिख धर्म की आवाज मानने लगे, जबकि उनके विरोधियों की चिंताएं भी बढ़ती गईं। उधर पंजाब की राजनीति भी बदल रही थी। कांग्रेस और अकाली दल के बीच टकराव लगातार गहराता गया। इतिहासकारों के अनुसार इसी दौर में अलग अलग राजनीतिक फैसलों और प्रतिस्पर्धाओं ने पंजाब की स्थिति को और जटिल बना दिया। 1980 तक इंदिरा गांधी दोबारा देश की प्रधानमंत्री बन चुकी थीं, लेकिन पंजाब अब पहले वाला पंजाब नहीं रहा था। राजनीतिक संघर्ष, धार्मिक तनाव और हिंसा की घटनाएं तीनों एक साथ बढ़ रहे थे। सितंबर 1981 में पंजाब केसरी समूह के संस्थापक लाला जगत नारायण की हत्या ने पूरे देश को झटका दिया। जांच के दौरान भिंडरांवाले का नाम सामने आया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई के बाद उनके समर्थकों का दायरा और बड़ा हो गया। सरकार की चिंता भी। अब पंजाब में सिर्फ राजनीति नहीं चल रही थी, भरोसा टूट रहा था और आने वाले 2 वर्षों में यही टूटता भरोसा भारत के सबसे बड़े आंतरिक संकटों में से एक की नींव बनने वाला था। जून 1984 से कुछ महीने पहले पंजाब अब सिर्फ एक राज्य नहीं रह गया था। ये 2 ताकतों के बीच शुरू हुई ऐसी जंग बन चुका था जिसमें हर दिन लाशें गिर रही थीं। एक तरफ भारत सरकार और दूसरी तरफ संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, जिनका प्रभाव अब सिर्फ धार्मिक मंचों तक सीमित नहीं था। उनके समर्थक बढ़ते जा रहे थे, उनके विरोधी कम होते जा रहे थे और सबसे बड़ी बात, पुलिस अब उनसे डरने लगी थी। 1982 तक भिंडरांवाले ने अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब परिसर को अपना स्थायी ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे परिसर के कई हिस्सों में हथियार जमा होने लगे। रेत से भरी बोरियां, मशीन गनों के लिए फायरिंग पोजीशन, छतों पर स्नाइपर पॉइंट और इमारतों के अंदर मजबूत बंकर तैयार किए गए। इन तैयारियों में सबसे अहम भूमिका निभाई मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने। 1971 के युद्ध के अनुभवी अधिकारी, जिन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में गुरिल्ला रणनीति तैयार की थी। अब वही अनुभव गोल्डन टेम्पल परिसर की रक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल किया जा रहा था। हर रास्ता, हर खिड़की, हर सीढ़ी एक संभावित फायरिंग पॉइंट में बदल चुकी थी। सरकार को इसकी जानकारी थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर की तैयारी कितनी बड़ी है। इसी दौरान पंजाब में हत्याएं, पुलिस पर हमले और हिंसा लगातार बढ़ने लगी। कई पुलिस अधिकारी मारे गए। कुछ सरकारी कर्मचारी डर के कारण इस्तीफा देने लगे। लोगों में यह धारणा बनने लगी कि पंजाब में अब सरकार से ज्यादा असर भिंडरांवाले का है। दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही थीं। राजनीतिक समाधान की कोशिशें भी जारी थीं। अकाली दल के साथ बातचीत कई दौर तक चली,
लेकिन हर बार बात अधूरी रह गई। समय निकलता जा रहा था और हालात पहले से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। 1984 की शुरुआत तक भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार रिपोर्ट भेज रही थीं कि परिसर के अंदर बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार मौजूद हैं। LMG, स्टेन गन, SLR, रॉकेट लॉन्चर और हजारों कारतूस, साथ ही प्रशिक्षित हथियारबंद लोग जो किसी भी सैन्य कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार थे। सरकार के सामने अब सबसे कठिन सवाल था, अगर कार्रवाई की जाए तो देश के सबसे पवित्र सिख धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंच सकता था, और अगर कार्रवाई न की जाए तो पंजाब पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा सकता था। दिल्ली में कई विकल्पों पर विचार हुआ। पहला, लंबा घेराव। दूसरा, कमांडो ऑपरेशन। तीसरा, सीधा सैन्य अभियान। कुछ अधिकारियों ने सलाह दी कि पानी और बिजली काटकर लंबे समय तक घेराबंदी की जाए ताकि बिना बड़े संघर्ष के आत्मसमर्पण कराया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना था कि जितनी देर होगी उतना बड़ा खतरा बढ़ेगा। उन्हें डर था कि हजारों समर्थक अमृतसर पहुंच सकते हैं और फिर हालात पूरी तरह हाथ से निकल जाएंगे। आखिरकार दिल्ली में अंतिम फैसला लिया गया। भारतीय सेना ऑपरेशन की तैयारी शुरू करेगी। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। देश भर की अलग अलग सैन्य इकाइयों को गुप्त आदेश भेजे गए। पंजाब के कई गुरुद्वारों के आसपास भी सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। अमृतसर की ओर सैनिकों के काफिले बढ़ने लगे, लेकिन आम लोगों को अब भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में आजाद भारत के इतिहास की सबसे विवादित सैन्य कार्रवाई होने वाली है। उधर हरमंदिर साहिब परिसर के अंदर भी असामान्य हलचल शुरू हो चुकी थी। हथियारों की अंतिम जांच, गोला बारूद की गिनती, मजबूत मोर्चों की तैयारी और हर प्रवेश द्वार पर सशस्त्र पहरा। दोनों पक्ष अब टकराव के लिए तैयार थे। सवाल सिर्फ इतना था, पहली गोली कब चलेगी? चारों तरफ अचानक सेना की गतिविधियां तेज हो गईं। शहर के सभी मुख्य रास्ते सील कर दिए गए, रेल सेवाएं रोक दी गईं, बसें बंद कर दी गईं, फोन लाइनें काट दी गईं। बिजली और संचार व्यवस्था पर भी नियंत्रण कर लिया गया। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लागू हो गया। लेकिन उसी दिन गुरु अर्जन देव जी के शहीदी गुरु पर्व के कारण हजारों श्रद्धालु पहले से ही श्री हरमंदिर साहिब परिसर के अंदर मौजूद थे। कई परिवार, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जो दर्शन के लिए आए थे अब उसी परिसर में फंस चुके थे। बाहर निकलने का रास्ता लगभग बंद हो चुका था। उधर भारतीय सेना ने पूरे परिसर को चारों ओर से घेर लिया। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। कमांडरों को उम्मीद थी कि शायद अंतिम समय पर आत्मसमर्पण हो जाएगा और खून खराबा टल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय बीतता गया, तनाव बढ़ता गया और दोनों तरफ हथियार तैयार थे। 5 जून 1984 रात गहराने लगी। करीब 10 बजे भारतीय सेना ने आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही पहले सैनिक मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़े, अचानक भीषण गोलियां चलने लगी। चारों तरफ से, ऊपर की इमारतों से, खिड़कियों से, दीवारों में बने छोटे छोटे फायरिंग होल से, हर दिशा से गोलियों की बारिश शुरू हो गई। सेना को अंदाजा था कि प्रतिरोध होगा, लेकिन इतना जबरदस्त होगा इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। पहले ही घंटे में कई सैनिक घायल हो गए, कुछ जवान वहीं शहीद हो गए। अंधेरा, संकरी गलियां और चारों तरफ लगातार होती फायरिंग ऑपरेशन को बेहद मुश्किल बना रही थी। सेना को हर कमरा, हर बरामदा और हर मंजिल एक एक करके खाली करानी पड़ रही थी। हर कदम जान जोखिम में डालकर उठाया जा रहा था। उधर अकाल तख्त के अंदर मौजूद हथियारबंद लोग पूरी तैयारी के साथ जवाब दे रहे थे। मेजर जनरल शाहबेग सिंह द्वारा बनाई गई रक्षा व्यवस्था अब अपनी पूरी ताकत दिखा रही थी। सैनिक आगे बढ़ते तो सामने से मशीन गनों की बौछार शुरू हो जाती। कमांडो दस्ते भी अंदर भेजे गए, लेकिन उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन अब सोचे गए प्लान से कहीं ज्यादा कठिन बन चुका था। रात के लगभग 2 बजे सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को समझ आ गया कि सिर्फ पैदल सैनिकों के दम पर अकाल तख्त तक पहुंचना लगभग असंभव है। इसके बाद सबसे विवादित फैसला लिया गया। बख्तरबंद गाड़ियों को आगे बढ़ाया गया, फिर टैंकों को अंदर लाने का आदेश मिला। उनकी मुख्य तोपों से
अकाल तख्त की ओर फायर किया गया। धमाकों की आवाज पूरे अमृतसर में गूंज उठी। कुछ ही मिनटों में अकाल तख्त का बड़ा हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यही वह पल था जिसने इस पूरे ऑपरेशन को इतिहास के सबसे विवादित सैन्य अभियानों में बदल दिया। सुबह होने तक भीषण गोलीबारी जारी रही। धीरे धीरे प्रतिरोध कम होने लगा। फिर 6 जून 1984 की सुबह भारतीय सेना ने पूरे परिसर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मलबे के बीच कई हथियार बरामद हुए। भारी मात्रा में गोला बारूद मिला और अकाल तख्त के आसपास भिंडरां वाले मेजर जनरल शाहबेग सिंह और उनके कई प्रमुख सहयोगियों के शव मिले। ऑपरेशन सैन्य रूप से समाप्त हो चुका था, लेकिन भारत के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक और सामाजिक तूफान अब शुरू होने वाला था। 6 जून 1984 की सुबह जब धुआं धीरे धीरे छंटने लगा, तब श्री हरमंदिर साहिब परिसर के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। चारों तरफ टूटी हुई इमारतें, गोलियों के निशान, बिखरे हुए हथियार और कई जगह शव पड़े थे। सबसे ज्यादा नुकसान अकाल तख्त को हुआ था। यह दृश्य दुनिया भर के करोड़ों सिखों के लिए गहरे सदमे का कारण बना। भारतीय सेना ने परिसर पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया। बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए गए, लेकिन मरने वालों की सही संख्या आज भी विवाद का विषय है। सरकारी आंकड़े, स्वतंत्र शोधकर्ताओं और मानवाधिकार संगठनों के अनुमान एक दूसरे से अलग हैं। इतना तय है कि इस ऑपरेशन में सैनिक, हथियारबंद लोग और कई आम श्रद्धालु भी मारे गए। ऑपरेशन खत्म हो चुका था, लेकिन इसके परिणाम अब पूरे देश को झकझोरने वाले थे। पंजाब में गुस्सा फैल गया। दुनिया भर के सिख समुदाय में इस सैन्य कार्रवाई को लेकर गहरी नाराजगी पैदा हुई। कई लोगों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई माना, जबकि कई अन्य लोगों ने इसे धार्मिक स्थल की पवित्रता के उल्लंघन के रूप में देखा। यहीं से 1984 का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू हुआ। 31 अक्टूबर 1984, नई दिल्ली, सुबह लगभग 9:20। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने आवास से बाहर निकल रही थी। उसी समय उनके 2 सिख अंगरक्षकों बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां चला दी। कुछ ही घंटों बाद इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। पूरे देश में शोक छा गया, लेकिन इसके तुरंत बाद दिल्ली समेत कई शहरों में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिख हिंसा का शिकार बने। घरों को आग लगा दी गई, दुकानें लूट ली गईं, परिवार बिखर गए। इन दंगों को आधुनिक भारत के सबसे काले अध्यायों में गिना जाता है। उधर पंजाब में उग्रवाद और भी तेज हो गया। अगले कई वर्षों तक हत्याएं, बम धमाके और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ें जारी रहीं। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगभग 1 दशक बाद जाकर पंजाब धीरे धीरे सामान्य स्थिति की ओर लौट सका। आज ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर राय अब भी एक जैसी नहीं है। कुछ लोग इसे भारत की एक आवश्यक सैन्य कार्रवाई मानते हैं, जिसका उद्देश्य हथियारबंद उग्रवाद को समाप्त करना था। वहीं कई सिख इसे अपने सबसे पवित्र धार्मिक स्थल पर हुई ऐसी घटना मानते हैं जिसका दर्द आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इतिहास का यही सच है कि कभी कभी एक ही घटना अलग अलग लोगों की नजरों में पूरी तरह अलग अर्थ रखती है। लेकिन एक बात निर्विवाद है, 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की राजनीति, पंजाब के समाज और करोड़ों लोगों की यादों को हमेशा के लिए बदल दिया। समापन इतिहास हमें सिर्फ जीत और हार नहीं सिखाता, वह यह भी याद दिलाता है कि जब राजनीति, धर्म और हथियार एक ही जगह टकराते हैं तो सबसे बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है।